हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल विद एजुकान। देखिए, हम पॉलिटी का दूसरा चैप्टर लेकर आ चुके हैं, संघवाद। ठीक है ना। संघवाद चैप्टर 2 एनसीईआरटी। सभी बच्चे जुड़ जाइए, सभी बच्चे जुड़े रहिए, समझिए। देखिए, संघवाद किसे कहते हैं? यानी संघ का मतलब है संगठन, वाद का मतलब है विचार। संघ का मतलब संगठन और वाद का मतलब विचार, यानी एक होने का विचार ही संघवाद कहलाता है साधारण शब्दों में। तो साधारण शब्दों में कहें तो संघवाद संगठित रहने का विचार है। अब संघवाद को समझते हैं। संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जिसमें दो स्तर की राजनीतिक व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया गया है। एक इसमें संघीय स्तर की सरकार और दूसरी है प्रांतीय स्तर की सरकार। अब संघीय स्तर और प्रांतीय स्तर क्या होता है? संघीय स्तर ही केंद्र सरकार कहलाता है और प्रांतीय स्तर ही हमारा राज्य सरकार कहलाता है। अब संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था में सत्ता का वितरण दो या दो से अधिक स्तर पर किया जाता है। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार, कौन सी सरकार बेटा? केंद्र सरकार व इसके विभिन्न छोटी छोटी इकाइयों के मध्य बटी रहती है। अब इकाइयाँ कौन सी हैं? जो विभाग बनाए जाते हैं, शिक्षा विभाग, इस तरीके से। अगला है, आमतौर पर इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है, क्योंकि जैसे दिल्ली है हमारे यहाँ तो केंद्र सरकार है, जिसके जिम्मे का मतलब जिम्मेदारी राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती हैं जो शासन के दैनंदिन कामकाज को देखती हैं। सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर काम करती हैं। तो यहाँ तक समझने के लिए शॉर्ट में समझिए कि भारत में दो तरह की सरकारें हैं फिलहाल। वैसे तो तीन है, लेकिन शुरुआत जो चैप्टर की हो रही उस हिसाब से, एक तो केंद्र और एक राज्य। केंद्र को ही संघ सरकार कहा जाता है, राज्य को प्रांतीय सरकार कहा जाता है। सबके अपने अपने काम हैं। संघीय शासन की प्रमुख विशेषताएं। संघीय शासन पूरे देश में काम करती है, ध्यान रखिएगा, पूरे देश की जिम्मेदारी है। संघीय व्यवस्था में सत्ता केंद्रीय सरकार और अन्य सरकारों में बटी होती है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर कानून बनाती है पूरे देश के लिए, और राज्य सरकारें किसके लिए बनाती है? राज्य से संबंधित विषयों पर। दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। ये मैंने अभी बताया था। अगला, संघीय व्यवस्था में दो या दो से अधिक सरकारें होती हैं। अलग अलग स्तर की सरकार द्वारा एक ही नागरिक समूह पर काम करती है। ये इस शब्द पर ध्यान रखिए, एक ही नागरिक समूह। ये शब्द क्या कहना चाह रहा है कि चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो उस देश में रहने वाले सभी नागरिकों पर कानून लागू होता है। ठीक है ना बेटा, ये ध्यान रखिएगा। अगला है, सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित। ये सरकार को क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें संविधान में लिखी हुई हैं। संविधान के मौलिक प्रावधानों में बदलाव का अधिकार दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से संभव होगा। इस संविधान में कोई बदलाव करना है, मौलिक बदलाव, तो राज्य स्तर की और केंद्र स्तर की दोनों सरकारों के सहमति से होगा। अदालतों को संविधान और सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। वित्तीय स्वायत्तता, वित्तीय मतलब पैसा। इस सरकार जब काम करेगी, डेवलपमेंट करेगी, तो पैसा तो चाहिए, तो उसके राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। राजस्व मतलब टैक्स लेने का जो विभाग है, सबके अलग अलग हैं। मूल उद्देश्य क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करते हुए देश की एकता की सुरक्षा और उसे बढ़ावा देना है। मूल उद्देश्य है कि देश जुड़ा रहे, एकता जुड़ी रहे, सुरक्षा हो, चाहे वो राज्य स्तर पे हो या केंद्र स्तर पे। अब संघवाद की बुराइयों में सबसे बड़ी बुराई तो यही है कि संविधान में कोई भी बदलाव करना है तो उसकी मांग रखने का अधिकार केंद्र सरकार के पास ही है, और दूसरा शक्तिशाली भी है। तो देखिए, केंद्रीय सरकार का अधिक शक्तिशाली होना एक बुराई। दूसरा, संविधान संशोधन का अधिकार, यानी संविधान में कोई भी बदलाव करना है तो केवल केंद्र को ही प्राप्त है, वो ही रख सकती है संसद में अपनी बात को। संसद को अधिक अधिकार होना। धन संबंधी अधिकारों का केंद्र के पास अधिक होना। वैसे होना तो लाजमी है, ये बुराई तो नहीं कह सकते, क्योंकि पूरे देश की जिम्मेदारी है आखिरकार भाई। केंद्र सरकार का राज्य सरकार के मामले में अनावश्यक हस्तक्षेप। अब आता है संघवाद के प्रकार। एक तो साथ आकर संघ बनाना, एक साथ लेकर संघ बनाना। अब आप सोचते हैं कि भारत में किस प्रकार है, साथ आकर संघ बनाना या साथ लेकर संघ बनाना? अंतर है दोनों में। यानी अगर हम भारत में कहें तो भारत में साथ लेकर संघ बनाने की सरकार है।
दो या अधिक स्वतंत्र इकाइयों को साथ लेकर एक बड़ी इकाई का गठन सभी स्वतंत्र राज्यों की सत्ता एक समान होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पर कैसी सरकार है? साथ आकर संघ बनाया है सभी ने मिलकर के। और साथ लेकर भारत में जैसे एक बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए, इस लाइन पर ध्यान रखिएगा, आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए, जैसे हमारे देश में आंतरिक विविधता क्या है? बोलने की, चालने की, धर्म की, वेशभूषा की, अपने अपने रीति रिवाज हैं, हमारे देश में बहुत भिन्नताएं हैं। उन सब का ध्यान रखते हुए राज्यों का गठन, ठीक है, जैसे राजस्थान, यूपी, और केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है, जैसे भारत और जापान। भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग अलग एक विशेषता भी है। मिलती जुलती तो ये है कि जैसे बेल्जियम में क्या था कि बेल्जियम में और राजधानी ब्रुसेल्स में समान मंत्रिमंडल बनाया गया। ऐसे ही भारत में राज्य के लिए सरकार अलग है, केंद्र के लिए अलग है, उनको भी अपने अपने अधिकार दिए गए हैं। अब बेल्जियम से मिलती एक विशेषता, भारत में बेल्जियम से मिलती जुलती विशेषता यह है कि दोनों देशों में संपूर्ण देश के लिए एक संघ सरकार का गठन किया गया है और राज्यों के लिए राज्य सरकार का। और मिलती जुलती एक अलग विशेषता क्या है कि बेल्जियम की केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के दो क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई हैं। दो क्षेत्रीय का है, दो कौन कौन से? एक तो राज्य और आगे बढ़ेंगे हम पंचायती राज। इन दोनों को केंद्र सरकार ने अपनी शक्तियां दे रखी हैं। पंचायती राज क्षेत्र विशेष में काम करती है और राज्य सरकार राज्य में काम करती है। जबकि भारत में केंद्र सरकार अनेक मामलों में राज्य सरकार पर नियंत्रण रखती है। अब आता है भारत में संघीय व्यवस्था। एक बहुत ही दुखद और रंग रंजित विभाजन के बाद, रक्त रंजित माने होता है खून खराबे के, हिंसा के बाद भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़ों का भारत में विलय हुआ। इसमें संघ शब्द नहीं आया। भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। संविधान ने मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। प्रतिनिधित्व का मतलब उसको मार्गदर्शन देना था, उसको चलाना था। बाद में पंचायत और नगर पालिकाओं के रूप में, यहाँ से देखिए तीसरा स्तर जोड़ा जाए, पंचायत और नगर पालिका के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। तो यानी पहले केंद्र सरकार, राज्य सरकार, फिर तीसरा स्तर जोड़ दिया गया जिसे हम बोलते हैं पंचायती या स्थानीय सरकार। पंचायती या स्थानीय सरकार। भारत संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। ये विधायी जानते हो ना, कानून बनाने का अधिकार विधायी का, उसके बाद कानून को लागू करने का, चलाने का कार्यपालिका, और विवाद हो जाए तो उसको सुलझाने का न्यायपालिका। 3 सूचियाँ, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसको मैं यहीं समझा देता हूँ। संघ सूची यानी ऐसे अधिकार जिन पर केंद्र का यानी केंद्र के अधिकार हैं वो, या केंद्र के अंदर आते हैं ऐसे क्षेत्र। राज्य जो राज्य के अंदर, और समवर्ती जो दोनों के अंदर आते हैं, यानी जिसमें दोनों का अधिकार है। अब अधिकार समझिए, मैं एक एक एग्जाम्पल से समझा पाऊंगा। जैसे मैंने लिखा पुलिस। पुलिस केवल ये नहीं है कि सब देश में पूरे में एक ही पुलिस है, यूपी पुलिस भी है, राजस्थान पुलिस भी है। केंद्र में जैसे प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा जान तो टीकाकरण, टीकाकरण की जिम्मेदारी राज्य की नहीं है क्योंकि वो पूरे देश में चलता है, तो केंद्र के हाथों में उसकी शक्ति। अब दोनों के हाथों में देखें, जैसे दोनों के हाथों में शिक्षा। अब शिक्षा ये थोड़ी है कि तुम नहीं साहब राजस्थान में रहना तो राजस्थान का बोर्ड पढ़ना पड़ेगा, यूपी रहना तो यूपी बोर्ड पढ़ना पड़ेगा। तो शिक्षा दोनों के लिए, यानी सीबीएसई से भी पढ़ सकते हैं, यूपी बीएसई से भी पढ़ सकते हैं, आरबीएसई से भी पढ़ सकते हैं। तो ये समवर्ती सूची में आता है। संघ सूची अभी समझाया था। तो संघ सूची में प्रतिरक्षा, टीकाकरण, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत है। इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है क्योंकि पूरे देश की बात है। इस सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है, यानी इनसे संबंधित कोई भी कानून बनाना है तो वो केंद्र सरकार बनाएगी। इससे पहले 97 ऐसे पॉइंट थे या बिंदु थे, वर्तमान में कितने हैं? 100 हैं। लगभग लगाइएगा बेटा। अगला है राज्य सूची। राज्य सूची में क्या है? जो राज्य से संबंधित है।
राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। इसमें 66 विषय थे, लेकिन अब 61 रह गए हैं, क्योंकि कुछ उससे किसमें पहुँचे गए, समवर्ती और केंद्र सरकार के पास। अगला है समवर्ती। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे वे विषय हैं जो केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में आते हैं। इन दोनों का अधिकार है उस पर कानून बनाने का। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों और केंद्र सरकार दोनों को है। तो दोनों कैसे बनाएंगी, सहमति से। लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। किसी बात पर अगर उनमें विवाद हो जाता है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। इसमें पहले बेटा 47 थे, लेकिन अब कितने हैं, 52, क्योंकि अभी समझाया था 65 में से कितने रह गए, 61। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। इसी आशा के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बोला हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी चैप्टर है। एक बार आप दोबारा सुनेंगे स्लो स्पीड करके, आसानी से समझ में आएगा। तो इसी आशा के साथ कि आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री श्याम।